जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग भारत जीके के तहत देखने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है सीधे 40 सवाल, कितने तो 40 सवाल जो है सीधे आपके इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाने वाले हैं। तो आप जानिए कि ये क्लास क्या है, आपके लिए बेहद ख़ास है। लेकिन जो है कभी-कभी अति व्यस्तता के कारण जो है हम क्लास को कंटिन्यू जारी नहीं रख पाते हैं। लेकिन जिस दिन भी क्लास लेके आते हैं क्या है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला लेके आते हैं। तो आप लोग जो है क्लास को देखना नहीं भूलना है। और जैसे भी वक्त मिलेगा हम भारत जी की क्लास लेके आएँगे। और ज़्यादा वक्त मिलेगा तो कंटिन्यू भी लाएँगे। अगर आपको जो है क्लास खोलने में दिक्कत होता है तो आप लोग के लिए जो है हम क्या बना दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जहाँ पर भारत जी के क्लास जो है इकट्ठा एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि 40 सवाल जो है आपका इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कहाँ किया जा सकता है। पहला है संसद के किसी भी सदन, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो है उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा की सहमति होना अति आवश्यक है। किसकी? लोकसभा की सहमति होना अति आवश्यक है। और ये बात जो है किस में लिखा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद लिख देते हैं। किस अनुच्छेद में ये वर्णन है, तो अनुच्छेद आपका 67 ख में ये बात लिखा गया है। इतना याद रखना है। चलिए अब जो है उपराष्ट्रपति जो है भारत के कौन है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो हम बताते हैं। तो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो सीपी राधाकृष्णन है। क्या नाम है? सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन जो है ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्या है? झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इतना याद रखना है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, तो राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। पहला बाहरी आक्रमण, दूसरा है आंतरिक अशांति, तीसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, चौथा आर्थिक संकट। पहला ऑप्शन 1 2 3, दूसरा है 1 3 4। तो इसमें जो है उत्तर दिख रहा है, इसलिए पहले बताते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए इसको समझिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उन्हें कितने प्रकार के आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है, तो 3 प्रकार की आपातकाल घोषित करने की शक्ति होती है। एक कब, तो बाहरी आक्रमण के समय। बाहरी आक्रमण के समय देश में आपातकाल घोषित कर सकती है राष्ट्रपति। और कितने अनुच्छेद के तहत, तो आपको बता दें अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो उस समय उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अनुच्छेद कितने के तहत है, तो अनुच्छेद 356 के तहत। ये भी आपको याद रखना है। और जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो देश में जो है वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 360 के तहत। तो भारत के राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार की आपातकाल घोषित कर सकती है और तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा, राष्ट्रपति का जिक्र आया है तो ये भी तो बताते हैं कि वर्तमान में जो है भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की राष्ट्रपति का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू भी संयोगवश जो है ये भी क्या है, तो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। क्या है? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। उपराष्ट्रपति जो हैं आपके कौन, सीपी राधाकृष्णन, वो भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। और द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और द्रौपदी मुर्मू के नाम तो रिकॉर्ड भी है कि ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। इतना याद रखना है। और ये उड़ीसा की रहने वाली हैं, उड़ीसा की मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली हैं। और उड़ीसा जो है हमारा झारखंड का पड़ोसी राज्य है और झारखंड के जो है दक्षिण दिशा से सीमा साझा करने वाला राज्य है। ये भी याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। पहला है 30 मिनट, दूसरा 1 घंटा, तीसरा अनिश्चित काल के लिए और चौथा है 2 घंटे के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटे के लिए। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये शून्यकाल की अवधि क्या होता है। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग 0 आवर भी कहते हैं। और ये शब्द जो है कब से चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि 1960-70 में, ठीक, 1960-70 के दशक में जो है अखबारों में छपा था। और अखबारों में कब छपा था? तो उस समय जो था कि बिना पूर्व सूचना के, बिना देर किए लोक महत्व के जो सवाल है उसको उठाने की प्रथा थी। उस आवर को ही क्या कहा गया था? शून्यकाल। तब से यह जो है एक शब्द बन गया और ये लोकसभा में अभी प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 3 नहीं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वो कौन सा सही कथन है। पहला, राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं। तीसरा, ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। राष्ट्रपति संसद के भाग हैं, बिल्कुल है। संसद आप जानते हैं कि ये जो संसद होता है ये 3 अंगों के बने होते हैं, यानी कि संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका लोकसभा, ठीक है, लोकसभा हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका राज्यसभा हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ये तीनों को मिला के जो है संसद का निर्माण होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिला के संसद का निर्माण होता है, अर्थात संसद के 3 अंग होते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग जो है ये जानने का भी प्रयास करते हैं कि देखिए विधेयक जो है पहले कहीं भी पारित हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। जब दोनों से पारित हो जाता है तो वो कहाँ भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून बन जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पारित पहले कहीं भी होगा, राज्यसभा या लोकसभा, लेकिन वो आखिर में कहाँ जाना है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति का उसमें सहमति या हस्ताक्षर मिल गया तो क्या हो जाएगा? वो कानून बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अब इसमें जो है आपको जानना है कि ये जो संसद है, ठीक है, तो संसद और राज्यसभा और लोकसभा ये कितने कितने अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79 में जो है आपका संसद का जिक्र है, और राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में है। तो सरला लिखिएगा और 79, 80, 81 कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि संसद का जो सदस्य होता है उसे क्या कहा जाता है? संसद के सदस्य को सांसद कहा जाता है। चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का, उसे सांसद कहा जाता है। सांसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इतना याद रखना है। और कितने सांसद चुन के झारखंड से दिल्ली आते हैं? तो आपको बता दें 20 सांसद जो है चुनकर झारखंड से दिल्ली आते हैं। 6 जो है आपका राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा से कितने? 6। लोकसभा से कितने? तो लोकसभा से आपके 14। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य को सांसद ही कहते हैं। 6 और 14 आपका 20 सांसद, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? पहला है सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी के सभी। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति, ये सभी की सभी क्या है? भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। और संसद इन समितियों के माध्यम से कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। पहला है लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा, तीसरा है जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा। अब आपको समझाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पहले जो राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता था उसको राज्यपाल नहीं कहा जाता था, उसको कहा जाता था सदर ए रियासत। लेकिन 1965 में जो है जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन होता है,
छठा संशोधन, उसके तहत जो है सदर ए रियासत के जगह में क्या कहा जाता है, राज्यपाल कहा जाता है। लेकिन पहले राज्यपाल नहीं कहा जाता था, 1965 से पहले क्या कहा जाता था, सदर ए रियासत कहा जाता था। लेकिन 1965 के बाद राज्यपाल कहा जाता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यही बात को ये पूछा है, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर के संविधान के छठे संशोधन के द्वारा राज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पहले कुछ और कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। पहला है कोलकाता उच्च न्यायालय, दूसरा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, तीसरा है मुंबई उच्च न्यायालय और चौथा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब इसको जो है थोड़ा सा हम समझाएंगे, टाइम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अनुच्छेद समझना ज़्यादा जरूरी है। अनुच्छेद 214 के तहत जो है ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में जो है एक उच्च न्यायालय होगा, अर्थात एक हाईकोर्ट होगा। और अनुच्छेद 214 के तहत जो है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। लेकिन कभी कभी जो है 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। लेकिन ये जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसके तहत जो है कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो इसके तहत जो है पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य इसी बेंच के तहत आ जाते हैं, इसी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तहत आते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसका बेंच सबसे अधिक है, क्योंकि इसके तहत कौन कौन से राज्य आते हैं, इसके क्षेत्राधिकार के तहत असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सब आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा है, तो यही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में। तो हमारा जो झारखंड उच्च न्यायालय है ये कब बना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड की स्थापना होती है, उसी समय झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना होता है। और जिस समय स्थापना होता है वह 21वें क्रम का होता है। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे देश में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये रांची में ही है। लेकिन कुछ दिन पहले तक यह जो था रांची के डोरंडा में था, लेकिन वर्तमान में जो है रांची में ही है। लेकिन ये कहाँ शिफ्ट हो गया है, तो धुरुआ शिफ्ट हो गया है, ये आपको याद रखना है। साथ ही हम लोग जानते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, तो उनका नाम है महेश शरद चंद्र। क्या नाम है, महेश शरद चंद्र सोनक उनका नाम है। और उनकी नियुक्ति कब हुई है, तो उनकी नियुक्ति हुई है आपका 9 जनवरी, अभी करंट में ही बने हैं, 9 जनवरी 2026 में वे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 214 के तहत किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और भारत देश में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का बेंच जो है सबसे अधिक है। इसके तहत असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई संस्था या व्यक्ति को जो है उसके दायित्व निर्वहन के लिए लेख जारी करना पड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है। पहला है उत्प्रेषण लेख, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा बंदी प्रत्याक्षीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परम आदेश। परमादेश मतलब परम आदेश कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय, तो भारत में भी एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो फैसला है पत्थर पर लिखा हुआ होता है। कहने का मतलब है कि वो जो फैसला दे दिया वही अंतरिम फैसला होता है, उससे बड़ा भारत में कोई न्यायालय नहीं है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना जो है अनुच्छेद कितना के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 124 के तहत भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। अगर तारीख की बात करेंगे तो तारीख क्या हो जाएगा आपका 28 जनवरी 1950 को जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए कि भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम सूर्यकांत है। क्या नाम है, सूर्यकांत।
और ये इनकी सूर्यकांत की नियुक्ति कब हुई है? तो इनकी नियुक्ति हुई है आपकी 24 नवंबर 2025 को। और ये जो है देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, और ये कब तक बने रहेंगे? तो आपको बता दें 9 फरवरी 2027 तक जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी कि सवाल कह रहा है कि पहले जो है वोट देने का अधिकार किसको था? तो जिसका कम से कम 21 साल हो चुका है। लेकिन वर्तमान में जो है वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है? तो जिसका भी 18 साल हो गया वो वोट दे सकता है। तो ये 21 से 18 कब किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन, दूसरा है 52वें संविधान संशोधन, तीसरा है 61वें संविधान संशोधन और चौथा है 72वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो 1979 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका कितना? 326 के तहत ये किया गया है। 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। इतना याद रखना है। तो भारत में पहले 21 साल का व्यक्ति वोट दे सकता था, लेकिन वर्तमान में जिनका भी कम से कम 18 साल हो गया है वो वोट दे सकता है संविधान 61वां के संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब भारत में जो है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में मतदाता दिवस प्रत्येक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब 25 जनवरी को ही भारत में मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग को याद नहीं रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुआ है। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हुआ है। इसीलिए जो है भारत में प्रत्येक साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और नए नए मतदाताओं को जो है जागरूक किया जाता है वोट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? अच्छा, यहाँ पर 3 गलती है, एक सही को चुनना है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि गलत को पहचानना, लेकिन यहाँ पर सही पहचानना है। पहला कह रहा है कि संविधान का दूसरा भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, दूसरा कह रहा है संविधान का तीसरा भाग में नागरिकता है, और तीसरा कह रहा है संविधान का चौथा भाग में मौलिक कर्तव्य है, और चौथा कह रहा है संविधान का 5वां भाग में राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है आपको पहचानना है। तो इसका सही हो जाए ऑप्शन नंबर सी, संविधान के चौथा भाग ए में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, ये सब के सब सही है और बाकी सब गलत है। और मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो भारतीय संविधान जो है भारत के नागरिकों को जो है कितने? तो 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य को पालन नहीं करने पर भी जो है भारतीय संविधान में सजा की कोई बात नहीं लिखा गया है। इतना याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय संविधान के द्वारा जो है कितने? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने? तो मौलिक कर्तव्य 11 और मौलिक अधिकार 6। पहले जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन एक मौलिक के अधिकार को जो हटा दिया गया है, कौन सा? तो संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में जो है भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल सी वाला सही है कि संविधान का चौथा भाग ए में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और बाकी सब गलत है। तो गलत है उसको हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो संविधान के भाग 1 में क्या लिखा हुआ है? तो संविधान के भाग 1 में लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है। और भाग 2 में क्या है? ये वाला भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में लिखा हुआ है नागरिकता। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नागरिकता का वर्णन है। और भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। क्या है? भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का वर्णन है। किसका? मौलिक अधिकार का, जो कि 6 है। और भाग 4 में तो ये वाला बात सही है। ठीक है, ये वाला बात सही है। ठीक है, ये वाला बात सही है। भाग 4 में राज्य के, हाँ, ये वाला बात मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य वाला बात सही है, लेकिन संविधान के चौथा भाग का आपका पहले क्या लिखा हुआ है उसमें? राज्य के
राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आपका कितना है, संविधान के भाग 4 में ही है, ठीक है। लेकिन क में आपका कौन है, तो मौलिक कर्तव्य है। तो ये दोनों के दोनों जो है आपका राज्य की नीति निर्देशक के सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य आपका संविधान का भाग 4 में है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित किए गए हैं। तो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरा है 22वें संविधान संशोधन और चौथा है 44वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1976 में। उसी समय जोड़ा गया है कौन कौन सा, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान विभक्त है कितने अध्याय में। पहला है 16 अध्याय, दूसरा है 22 अध्याय, तीसरा है 24 अध्याय और चौथा है 25 अध्याय। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, 25 अध्याय हो जाएगा। लेकिन पहले कितना था, 22 अध्याय। तो इसको समझिएगा थोड़ा, ठीक है। तो पहले जो था भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितना था, तो अनुच्छेद की बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद कितना था, तो पहले था 395 अनुच्छेद था। और भाग कितना था, तो भाग आपका कितना था, 22 था। और अनुसूची कितना था, तो अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची आपका 8 अनुसूची था। कितना था, अनुच्छेद 395 था, भाग 22 था और अनुसूची 8 था। लेकिन वर्तमान में कितना है, तो आपको बता देते हैं, सब बताते हैं। तो वर्तमान में जो है अनुच्छेद कितना है भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद जो है आपका 470 है। कितना है, 470। और आपका भाग कितना है, तो भाग जो है आपका 25 हो गया है, ठीक है। इसी को अध्याय हम लोग बोल रहे हैं। तो भाग कितना हो गया है, 25 हो गया है। और अनुसूची कितना हो गया है, अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची जो है आपका 22 हो गया है, नहीं 12 हो गया है। 8 था तो 12 हो गया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। पहले जब कितना था आपका अनुच्छेद 395 था, भाग 22 था और 8 अनुसूची था। लेकिन वर्तमान में आपका अनुच्छेद 470 है और 25 भाग है और अनुसूची 12 है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने के लिए सिफारिश की थी। पहला है स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा बलराम झाखड़ समिति, चौथा है सरकारिया समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पर पहली बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के क में जो है आपका मूल्य कर्तव्य का वर्णन किया गया है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्र के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है। पहला है 30, दूसरा है 27, तीसरा 25, चौथा है 20। अब इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो लोकसभा जो है अनुच्छेद कितना वर्णन है, तो ये आपका अनुच्छेद 79 वर्णन है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको बता दें कि भारत का जो लोकसभा है उसमें अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, तो 552 हो सकती है। कितना, 552 हो सकती है। और वर्तमान में कितना है, तो 545 है। अब 45 में भी 2 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो गया है, 543 है। और ये 2 किसको माइनस किए हैं, तो आपको बता दें जो लोकसभा में जो 2 व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन जिसको मनोनीत करना था तो 45 होता था, उसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितना है भारत में, 543 है। अब ये जो 543 है इसमें जो है क्या क्या है उसको बताते हैं।
तो वर्तमान में भारत में 543 लोकसभा सीट है। पहले 45 होता, लेकिन 2 गो एंग्लो इंडियन वाला सदस्य को हटा दिया गया है। तो इसमें अब आपको बता रहे हैं कि 530 जो है क्या है आपका भारत के राज्यों से, भारत के राज्यों के सदस्य होंगे। और आपको बता दें 13 जो होगा आपका क्या है केंद्र शासित प्रदेशों से। कितना? 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। इतना आपको याद रखना है, 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। और यहाँ पर क्या पूछा है? तो पूछा है आपका, हाँ, तो 530 जो है आपका जो 28 राज्य है भारत में वहाँ से चुन के आएंगे, और 13 जो है आपका केंद्र शासित से चुन के आएंगे। तो कितना हो गया ये 40 3 43। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान की स्थिति है। लेकिन अधिक से अधिक जो है संघीय क्षेत्रों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से है कितने सीटें चुनी जा सकती है? तो 20 चुनी जा सकती है। तो संघीय क्षेत्र से जो है सीटों की आरक्षित संख्या कितना है? तो 20 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कितना है? 13 है, लेकिन ये रखा गया है 20 चुना जा सकता है, लेकिन 13 वर्तमान में चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं समझे तो आपको बता दें कि केंद्र शासित से जो है अधिकतम 20 सदस्यों को चुना जा सकता है। उनके लिए 20 जो सीट आरक्षित है, लेकिन वर्तमान में कितना है? 13 है, क्योंकि 530 जो है आपका कहाँ से है? तो 530 आपका राज्य से चुने जाते हैं और 13 जो है केंद्र शासित से हैं। लेकिन अधिकतर केंद्र शासित से 20 ही चुनी जा सकते हैं, वही उसका उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं कब? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, दूसरा संविधान में संशोधन के मामले में, तीसरा आपातकाल के मामले में, चौथा जब वोट बराबर होने के नाते। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं कब अपने वोट का प्रयोग करते हैं? तो जब जो है वोट बराबर हो जाता है दोनों पक्ष में, उस समय जो है वोट देने के लिए अपना मतदान का प्रयोग करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? कास्टिंग वोट कहा जाता है। ठीक है, बाकी समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो कब दे सकते हैं? जब वोट जब बराबर ही हो जाए, उस समय वह अपने वोट का प्रयोग करते हैं। उसी को कास्टिंग वोट कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि निर्णायक स्थिति में जब एक वोट की ज़रूरत है, बराबर हो गया है, ड्रॉ हो गया है, ट्राई हो गया है, उस समय वो अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं और उसी को कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम ओम बिरला है। क्या नाम है उनका? ओम बिरला है। और ओम बिरला जो है आपका किस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये आपका कोटा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। और कोटा कहाँ है? कोटा आपका राजस्थान में है। इतना आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो है भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं, और ये कोटा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और कोटा आपका राजस्थान में है। इतना याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। पहला है मुख्यमंत्री द्वारा, दूसरा राज्यपाल द्वारा, तीसरा मुख्य सचिव द्वारा, चौथा है राज्य विधानसभा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए वित्तीय अधिनियम द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि वित्त से संबंधित कोई विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जाते हैं। धन विधेयक पर उसे बताने का या चुनने का अधिकार किसे होता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज तो इतना ही क्वेश्चन था। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि कभी कभी जो है ज़्यादा डिटेल में समझाने के चलते जो है और थोड़ा सा गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश करेंगे अगले बार से कि थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझाएं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।